इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी कुछ दिनों पहले संसद में राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि अभी बैठक होगी, उसमें मैं रहूंगा, नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, तो ऐसे में मैं क्या कर लूंगा। ये बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी। यानी ये बात सीधे सीधे ऑन रिकॉर्ड शामिल है कि सीजेआई को इस प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा गया। इसके पहले लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा चुनाव या महाराष्ट्र या हरियाणा हारने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल लोकसभा के समय से उठ रहे हैं, बल्कि 2023 से उठ रहे हैं। उसके बावजूद एक जो सरकार की धनखड़ जी का ये जो बयान आया है सीबीआई डायरेक्टर को लेकर, जो वो ये कह रहे हैं कि कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका की भागीदारी जो है वो संवैधानिक विरोधाभास है, ये बात उन्होंने कही। और ये कह रहे हैं कि पहले जब ऐसे फैसले लिए जाते थे उसका मतलब था कि तत्कालीन कार्यपालिका ने न्यायपालिका के आगे घुटने टेक दिए थे, जबकि हम जानते हैं कि भारत में हमेशा से जो बना हुआ है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों के बीच अच्छा समन्वय होता रहा है। कभी इस तरह की जब बात उठी भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उसको मान्य किया गया। अब यहाँ पर धनखड़ जी का ये बयान, खुद वो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा में सभापति हैं, खुद वकील रह चुके हैं, राज्यपाल पहले रह चुके हैं, यानी संवैधानिक पदों पर बने हुए हैं वो, और संविधान को भी अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद ऐसा बयान, क्या मायने निकाला जाए इसका? देखिए संयुक्ता जी, जगदीप धनखड़ साहब का बयान जिस समय आया है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल है, और जगदीप धनखड़ साहब कहना क्या चाहते हैं उस पर भी सवाल है। जगदीप धनखड़ साहब के वक्तव्य को अगर आप संविधान के अंगों की आपस की जो एक तरह से कहा जाए तनातनी है उसके आलोक में अगर देखें तो जगदीप धनखड़ साहब का बयान सही प्रतीत होता है कि भाई किसी भी संविधान के एक अंग को दूसरे अंग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका को न्यायपालिका में नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका में नहीं करना चाहिए, और विधायिका में नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और ये तभी होता है कि जब सारे अंग संविधान के स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, और कोई भी अंग जो है वो अपने दायित्वों का निर्वाह करना नहीं छोड़ता है या अपने दायित्वों से नहीं हटता है। ये परिस्थितियां उस समय होती हैं जब भी संविधान का कोई एक अंग कमज़ोर पड़ता है या अपने काम का निर्वाह ठीक से नहीं करता है, तब संविधान का दूसरा अंग जो है वो हस्तक्षेप करने लगता है ताकि बैलेंस बना रहे और वो बैलेंस गड़बड़ाए नहीं। ये एक सामान्य सा सिद्धांत है, सामान्य सा एक नियम है, और इसी नियम के तहत सीजीआई के मामले में, चाहे वो चुनाव आयोग के आयुक्तों के मामले में हो, उसमें ये तय किया गया कि सीजीआई उसमें रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश पारित किए थे। अब इस तरीके से देखा जाए तब तो सीजीआई, इनका जगदीप धनखड़ साहब का वक्तव्य ठीक मालूम पड़ता है कि भाई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जगदीप धनखड़ साहब बहुत कहा जाए कि एक तरीके से समझदारी के साथ, बहुत चतुराई के साथ बॉल जो है वो किसी दूसरे कोर्ट में फेंक रहे हैं और चर्चा कहीं और करना चाहते हैं। समिता जी, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई हुई जिसका आपने भी जिक्र किया कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियाँ होती हैं उसमें सीजीआई को क्यों हटाया गया, उस पर बहस के लिए 19 तारीख लगी है, 19 फरवरी वो तारीख लगी होनी है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम समझते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक होगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो ठीक किया जाएगा, और सरकार से उस पर जवाब मांगा गया है। यानी ये समझ में आ गया है जगदीप धनखड़ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको फैसले को पलट सकता है। उससे पहले ही नियुक्ति कर दी जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा जाए कि अब तो नियुक्ति हो चुकी है। इसलिए ये बयान इस तरीके का आया है और एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कहूँगा कि अगर संविधान के अंगों के आपस में प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के तौर पर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ साहब का बयान संविधान के उस संघर्ष के आलोक में सही प्रतीत होता है, लेकिन मंशा उनकी वो नहीं है जो वो कहना चाहते हैं। मंशा उनकी दूसरी है, और मंशा ये है कि न्यायपालिका सरकार के मामलों में उस तरीके से हस्तक्षेप ना करे, सरकार को अपनी मनमर्जी करने दे। मंशा उनकी ये है।
सीबीआई के प्रमुख के में भी, जब सीबीआई के प्रमुख के में जब सीजीआई को शामिल किया गया, उसके पीछे मंशा ये थी कि चूंकि सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है और वो तमाम मामलों की जांच करती है, और ऐसे मामले होते हैं जिस पर सीधा सीधा सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के उसमें लाभ और सरकार के उसमें स्वार्थ भी छिपे होते हैं। और पहले ये कहा जाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सीबीआई जो वो सरकार का तोता बन गया है। तो सरकार की उस निगरानी से या सरकार के नियंत्रण से सीबीआई को मुक्त किया जाए, एक बड़ी संस्था जो एक है और वो जांच संस्था है, तो उसको सरकार के दबाव से मुक्त रखा जाए, इसलिए जो था वो सीजीआई को उसमें शामिल किया गया और नेता विपक्ष को उसमें शामिल किया गया कि ये दबाव से मुक्त रहे, और एक जो जांच संस्था है उसका अगर प्रमुख चुना जाए तो वो दबाव से मुक्त हो और एक निष्पक्ष व्यक्ति जो है वो चुना जाए, इसलिए इसको शामिल किया गया। यानी उस समय भी इस मंशा यही थी कि सरकार के दबाव जो है, जो होते हैं नीतियों में, उन नीतियों से सरकार के दबाव नहीं रहे, इसलिए नियुक्तियां की गई थी। अब जगदीप धनखड़ साहब उसको बॉल को दूसरी तरफ फेंकना चाहते हैं और सीबीआई के डायरेक्टर के बहाने उनका जो निशाना है वो चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर है। चुनाव आयोग सरकार की संस्था नहीं है, कार्यपालिका का काम नहीं है चुनाव आयोग का, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब बहस खड़ा करना चाहते हैं चुनाव आयोग के मसले को लेकर भी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर भी, क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, सरकार का अंग नहीं है, इसलिए भी वहाँ हस्तक्षेप हो सकता है न्यायपालिका का, चूंकि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। लोकतंत्र की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उस चुनाव आयोग के ऊपर ही है, और पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उसके देखते हुए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें एक निष्पक्ष चुनाव आयोग हो और स्वतंत्र और पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव आयोग हो, तो इसलिए वो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो ये बात कही है, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के बहाने जो है वो निशाना जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के साधा है। शर्मिष्ठा जी। जी अमृत जी, और वो जो उन्होंने ये कहा है कि कार्यपालिका ने, तत्कालीन कार्यपालिका यानी जब सीजीआई की नियुक्ति, मतलब उनकी भूमिका होती थी सीबीआई डायरेक्टर को लेकर या सीजीआई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, तब उनका ये जो कहना है कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका के आगे घुटने टेक दिए, इस बात पर भी आप कहां तक सहमत हैं, या इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए शर्मिष्ठा जी, अगर कार्यपालिका ने न्यायपालिका के सामने घुटने टेक दिए, और जगदीप धनखड़ साहब का कहना ये है कि जो सरकार के नियमित कामकाज हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बहुत सही बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकारी के जो अपनी अधिकार है, जो उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर नेता विपक्ष को भी क्यों शामिल होना चाहिए? फिर तो सवाल ये भी उठ सकता है, सरकार अगर अपनी नियुक्तियां कर रही है तो उसमें नेता विपक्ष भी क्यों होगा? तो जगदीप धनखड़ साहब को ये भी सवाल उठाना चाहिए कि नेता विपक्ष क्यों हो, क्योंकि जिस समय ये ऑर्डर्स हुए तो उसमें तो नेता विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का होता था, तो आपको उस पर आपत्ति नहीं है। तब आप नहीं कहते हैं कि उस समय की सरकार ने नेता विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए थे, आप कह रहे हैं कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका के सामने घुटने टेक दिए थे, तो नेता विपक्ष क्यों होना चाहिए? तो ये भी सवाल उठता है। तो यानी जो कहना है जगदीप धनखड़ साहब का, शर्मिष्ठा जी, उनकी मंशा पर सवाल है, क्या मंशा आपकी क्या है और आप किस तरीके से इस मसले को विवादों में लेकर आना चाहते हैं। यानी अभी तक जो काम शर्मिष्ठा जी सरकार किया करती, नए विवाद खड़े करना, जगदीप धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील भी रहे हैं, तो यानी अब जगदीप धनखड़ साहब अपनी इस वकालत का जो लाभ जो है वो यहाँ नए नए विवाद खड़े करने में लेना चाहते हैं। अच्छे तरीके से शर्मिष्ठा जी, मुझको याद है कि वो जब सांसदों का मसला आया था तो सोमनाथ चटर्जी थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिए थे, तो सोमनाथ चटर्जी ने साहब कहा था कि हम इसके समन को नहीं मानते, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष का अपना अधिकार क्षेत्र है और संविधान के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और एक तनातनी जो थी उस समय उत्पन्न हो गई थी। और सोमनाथ चटर्जी अपनी जगह पर एकदम ठीक थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। तो यानी आप उस समय की बात नहीं कह रहे कि सोमनाथ चटर्जी किस तरीके से तनकर खड़े हो गए थे, तब भी वही कार्यपालिका थी जिस कार्यपालिका पर आप सवाल उठा रहे हैं, यूपीए की ही सरकार थी, और सोमनाथ चटर्जी तनकर खड़े हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप काम नहीं मानते, ये संबंध, आपका आदेश हम नहीं ये मानते। तो जगदीप धनखड़ साहब कहना क्या चाहते हैं और किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ये सवाल उठता है शर्मिष्ठा जी। तो मैं फिर कहूँगा कि जगदीप धनखड़ साहब की संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके आलोक में बात गलत नहीं है, लेकिन उनकी मंशा जो है वो जो साबित करने की है, उस मंशा पर सवाल है। चूंकि आप
तोपों का मुंह जो है वो कहीं और मोड़ना चाहते हैं और किसी और बहाने से तुम मोड़ना चाहते हैं। अगर आप उस समय की कार्यपालिका पर ये सवाल उठा रहे हैं कि उस समय से आप कार्यपालिका ने जो था न्यायपालिका के सामने सरेंडर कर दिया और न्यायपालिका ने आदेश दिया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में जो आदमी जो होगा मतलब सीजीआई होगा, तो आपको फिर सोमनाथ चटर्जी की भी बात करनी चाहिए कि उस समय कार्यपालिका जो थी किस तरीके से, विधायिका जो थी उस समय किस तरीके से तनकर खड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, न्यायपालिका के सामने। तो फिर वही बात है कि न्यायपालिका के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप, दखलंदाजी नहीं करता है। दखलंदाजी तभी होती है जब संविधान का एक अंग या तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है या संविधान में जो व्यवस्थाएं दी हैं उनका बेजा इस्तेमाल करता है। आज जो इस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो इस सरकार के ऊपर यही सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार जो है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका बेजा इस्तेमाल कर रही है और संविधान से परे जाकर काम कर रही है। इसलिए न्यायपालिका को सरकार के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनमें भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। और ये संविधान के हर अंग की जिम्मेदारी है कि संविधान का कोई भी अंग निरंकुश ना होने पाए। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। सरकार अगर संविधान के अनुसार चले, असंवैधानिक काम सरकार अगर ना करे, संविधान में जो उसको शक्तियां प्राप्त हैं उनका दुरुपयोग ना करे, जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जगदीप धनखड़ साहब को ये भी कहना चाहिए कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है समित्रा जी, कि जगदीप धनखड़ साहब भी संविधान के जो संस्थाएं हैं उनका एक अंग है और जगदीप धनखड़ साहब भी अगर न्यायपालिका पर कोई सवाल उठा रहे हैं तो ये भी एक नए संघर्ष को न्योता दे रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब को अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए संविधान के 3 अंगों के बीच में कोई लड़ाई कराने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी है। जी बिल्कुल, और क्योंकि वो खुद संविधान के ज्ञाता भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद अच्छे वकील हैं और जाहिर है उनको अच्छे से ज्ञान होगा संविधान का। उसके बावजूद वो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का प्रभाव जो है वो दिख रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात लगती है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर राजनीति का प्रभाव दिखता है या संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव दिखने लगता है। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने एक मामले में मुख्य पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे TN शेषन, उनका जिक्र करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए इस पद पर किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसे दबाया न जा सके। ये बहुत अहम टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उसके बाद 2023 में जिस तरह से मोदी सरकार ने तत्कालीन वो CJI थे चंद्रचूड़, और क्योंकि उनको ही बाहर कर दिया था कि आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में नहीं आएंगे, और उसके बाद 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी और उस पर जो अपॉइंट हुए थे उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसी पर अभी जो सुनवाई जिसका जिक्र हम कर रहे हैं 19 फरवरी को होगी। लेकिन इससे पहले जो 17 तारीख को बैठक होने वाली है और उसमें कौन बनेगा नया मुख्य चुनाव आयुक्त, इस पर सबकी निगाहें हैं। और निगाहें इसलिए भी हैं कि राजीव कुमार का कार्यकाल काफी विवादों में रहा और जितने सवाल उन पर खड़े हुए और जिसका जवाब वो कभी भी ठीक से नहीं दे पाए, कभी वो शायरी सुनाते हैं, कभी वो विपक्ष को फटकारने के अंदाज में बात करते हैं। तो इससे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नया चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे वो क्या अपनी जिम्मेदारी को दबाव से मुक्त रहकर निभा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन